रुको, मुझे लगा कि मैंने सुना उन्होंने अभी अभी कहा कि असंभव। तुमने पक्का गलत सुना होगा। ड्रैगन और टाइगर भाइयों की वो बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। लोगों के चेहरों पर एक साथ कई तरह के भाव उमड़ आए। उस पल लोग अपनी आंखों और कानों पर भरोसा करने के बजाय ये मानना ज्यादा पसंद कर रहे थे कि उन्होंने कुछ गलत सुना है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गरुड़ संघ ध्रुव को अपने साथ क्यों लेना चाहता है। अभी कुछ ही पल पहले ध्रुव को एक छोटे से संघ ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका था। ऐसे इंसान को गरुड़ संघ का सम्मान कैसे मिल सकता था? ध्रुव, क्या तुम गरुड़ संघ में शामिल होना चाहते हो? रेयांश समझ गया था कि लोग उनकी बातों पर शक कर रहे हैं, इसलिए उसने एक बार फिर जोर देकर अपनी बात दोहराई। क्या यह सच है? गरुड़ संघ सच में उस कचरे को अपने साथ ले रहा है? इसे गरुड़ संघ का न्योता कहां से मिल गया? क्या गरुड़ संघ महान जीनियस लोगों का संघ नहीं कहलाता? वो इतने साधारण और नाकारा इंसान को क्यों बुला रहे हैं? समझ से बाहर है, सच में समझ से बाहर है। क्या इसके अंदर कोई खास बात है? मुझे तो इसमें कुछ भी खास नहीं दिखता। यहां तक कि एक छोटा सा संघ भी इसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कोई ताकतवर इंसान कैसे हो सकता है? इन सवालों के साथ ही चारों तरफ आग में घी डालने जैसी कानाफूसी शुरू हो गई और सबकी नजरें ध्रुव पर टिक गई। वो सब ध्रुव में कोई ऐसी खास बात ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से गरुड़ संघ ने उसे न्योता दिया हो। लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उन्हें उस नौजवान लड़के में कुछ भी खास नहीं दिखा। लेकिन फिर भी हर कोई ध्रुव को देखकर चल भुन रहा था। गरुड़ संघ, वो जगह जहां जाने का सपना अनगिनत शिष्य देखते थे और जहां से अनगिनत जीनियस लोगों को भी खाली हाथ लौटना पड़ता था। अंदरूनी इलाके के शिष्यों के लिए वो एक पवित्र जगह से कम नहीं थी। गरुड़ संघ अनगिनत शिष्यों का एक ऐसा सपना था जिसे सिर्फ देखा जा सकता था, लेकिन कभी पूरा नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज एक ऐसा इंसान उस पवित्र जगह पर कदम रखने जा रहा था जिसने दूसरों के उन नामुमकिन सपनों को सच कर दिखाया था। भला लोग उससे जलते कैसे नहीं? ये कैसे मुमकिन है? ध्रुव, वो सच में, लेकिन जिनकी शक्लें इस वक्त सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई थीं और जो इस बात को बिल्कुल हजम नहीं कर पा रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि रायज़ादा परिवार के ही लोग थे, खासकर समर्थ। उसे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर एक भारी हथौड़ा मार दिया हो। उसका पूरा दिमाग भन्ना गया था और वो पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। श्रुति का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो ध्रुव के बगल में खड़ी थी, उसका छोटा सा मुंह खुला का खुला था और वो अपनी पलकें झपकाते हुए हैरानी से बस ध्रुव को ही घूर रही थी। लोगों की ऐसी हैरानी देखकर ड्रैगन और टाइगर भाई मुस्कुराए। उन्हें अपना रुतबा देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और फिर उन्होंने अपनी नजरें ध्रुव की तरफ घुमाई। भीड़ के रिएक्शन से ज्यादा उन दोनों भाइयों को ध्रुव के रिएक्शन का इंतजार था। वो देखना चाहते थे कि ध्रुव पागलों की तरह खुशी से झूमे और ऐसा बर्ताव करे मानो वो कोई सपना देख रहा हो। लेकिन ध्रुव ने उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया। वो खुशी से पागल नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था। उसका चेहरा किसी ठहरे हुए पानी की तरह एकदम शांत था। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली तो ध्रुव की वो बात थी जो उसने इसके बाद कही। तुम्हारी इस अच्छी सोच के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं फिलहाल किसी भी संघ में शामिल नहीं होना चाहता। ध्रुव ने शांति से जवाब दिया। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? उसने मना कर दिया। ध्रुव की ये बात सुनते ही जो भीड़ पहले ही उबल रही थी वो अब पूरी तरह से फट पड़ी। वो चीज जिसे पाने के लिए अनगिनत लोग तरसते थे, उसे ध्रुव ने सीधे मुंह ठुकरा दिया था। ये सच में किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। ये जवाब सुनकर ड्रैगन और टाइगर भाइयों ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। उनके चेहरों पर साफ नाराजगी देखी जा सकती थी। ध्रुव, अगर तुम हमारे गरुड़ संघ में शामिल होते हो तो तुम्हें नीलकंठ संप्रदाय में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ फायदे ही मिलेंगे। क्या तुम सच में इस मौके को ठुकरा रहे हो? रेयांश ने सलाह देते हुए पूछा। मुझे सच में बहुत खेद है। ध्रुव का जवाब एकदम अटल था। तुम? रुद्रांश को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रेयांश ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया।
रेयांश ने एक बार फिर ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ध्रुव, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने इस फैसले पर एक बार फिर विचार करोगे। इतना कहने के बाद रेयांश मुड़ा और वहां से चल दिया। रुद्रांश ने ध्रुव को एक खूंखार नजर से घूरा और फिर वो भी लंबे डग भरते हुए वहां से चला गया। उस लड़के ने सच में गरुड़ संघ का न्योता ठुकरा दिया। क्या वो पागल है? उसकी शक्ल देखकर ही लगता है कि उसने इस बारे में सोचा तक नहीं। पक्का उसे गरुड़ संघ के बड़े नाम का अंदाजा नहीं होगा। आह, कितनी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि भविष्य में जब उसे गरुड़ संघ की असली ताकत का पता चलेगा तो वो अपना सिर पीट लेगा। भविष्य, अगर कोई गरुड़ संघ से पंगा ले तो मेरे हिसाब से वो अपनी मौत से ज्यादा दूर नहीं है। उस पल हर किसी का मुंह खुला रह गया था और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ध्रुव के बारे में ही बातें हो रही थी। यहां तक कि श्रुति का चेहरा भी उलझन से भरा हुआ था। उसने पूछा, ध्रुव, क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या किया? मैं जानता हूं, वो गरुड़ संघ था, अंदरूनी इलाके का सबसे महान और मशहूर संघ। तुम जानते थे, फिर भी तुमने मना कर दिया। श्रुति के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। मैं ऐसे किसी भी संघ में शामिल नहीं हूंगा जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, और मुझे लगता है कि गरुड़ संघ भी उनमें से एक है। ध्रुव मुस्कुराया और उसकी मुस्कान आज कुछ ज्यादा ही शांत थी। चारों तरफ से मिल रही हैरान नजरों की परवाह किए बिना वो बड़ी ही शान से भीड़ में घुल मिल गया, मानो उसने गरुड़ संघ को कभी अपनी नजरों में कुछ समझा ही ना हो। श्रुति लगातार उसी दिशा में देखती रही जहां ध्रुव भीड़ में गायब हुआ था। उसके चेहरे पर कई तरह के भाव चल रहे थे और काफी देर बाद वो बुदबुदाई, ध्रुव, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे और भी कम समझ पा रही हूं। सच कहें तो ध्रुव खुद भी गरुड़ संघ के न्योते से हैरान था, लेकिन क्योंकि ये सब बहुत अचानक हुआ था इसलिए उसने बिना झिझक मना कर दिया। आखिर उसके शरीर में एक ऐसा राज छुपा था जो कोई और नहीं जान सकता था। 9 रंगों वाली आसमानी बिजली, वो खौफनाक चीज जिसने लगभग पूरे महाद्वीप को तबाह कर दिया था। अगर लोगों को पता चल जाता कि वो चीज ध्रुव के ऊर्जा केंद्र में है तो पता नहीं इस दुनिया के महान और ताकतवर लोग उसके साथ क्या करते। हो सकता है वो उसका पेट चीर कर उस चीज को निकालने की कोशिश करते। कुछ देर बाद चौक के बाहर एक सुनसान और रहस्यमयी जगह पर ड्रैगन और टाइगर भाई एकदम उदास चेहरे के साथ खड़े थे। उनके सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। वो सुमेधा शेखावत थी। गोरा रंग, तीखी भौहें, बड़ी बड़ी आंखें और एक छोटा सा मुंह जो किसी चीरी की तरह लाल था। भले ही उसका चेहरा अभी थोड़ा बचकाना लगता था, लेकिन वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जो अभी पूरी तरह से जवान नहीं हुई थी। लेकिन इस वक्त सुमेधा की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसने उन दोनों भाइयों से पूछा, तो तुम कह रहे हो कि उसने गरुड़ संघ में शामिल होने से मना कर दिया? हाँ सुमेधा, हमने जो भी कहा वो सच है। दोनों भाइयों ने एक साथ जवाब दिया। किसी में इतनी हिम्मत आ गई कि वो हमारे गरुड़ संघ का न्योता ठुकरा दे? लगता है वो अपनी जिंदगी से ऊब चुका है। सुमेधा ने अपने होंठ चबाए और उसकी खूबसूरत आंखों में गुस्से की साफ झलक देखी जा सकती थी। सुमेधा, सच कहें तो हमें खुद नहीं पता कि उस लड़के में ऐसा क्या खास था, लेकिन उन दोनों महान लोगों ने ही उसका नाम लिया था और हमें उसे न्योता देने को कहा था। अगर हम उसके साथ कुछ भी बुरा करते हैं तो मुझे डर है। डरने की क्या बात है, हमने उसे गरुड़ संघ में बुलाकर उसे इज्जत ही बख्शी थी, लेकिन उसने मना करने की हिम्मत की। हमने उसे सम्मान दिया, लेकिन उसने उसे मिट्टी में मिला दिया। अगर हम उसे थोड़ा दर्द नहीं चखाएंगे तो हमारे गरुड़ संघ के रुतबे का क्या होगा? मैं ये काम तुम दोनों को सौंप रही हूं, चिंता मत करो। मेरी बड़ी बहन के होते हुए मैं गारंटी देती हूं कि तुम दोनों पर कोई आंच नहीं आएगी। सुमेधा ने कड़क आवाज में कहा। ठीक है। उस खूबसूरत लड़की के सामने ड्रैगन और टाइगर भाई जरा सी भी छू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और हां, मैं आखिरी बार कह रही हूं, मुझे सीनियर बुलाना बंद करो। मेरी उम्र तुम लोगों से ज्यादा नहीं है। उन दोनों पर एक तीखी नजर डालने के बाद सुमेधा वहां से चली गई। वो दोनों भाई चुपचाप उस लड़की को दूर जाते हुए देखते रहे, तब तक जब तक कि वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गई।
उसके जाने के बाद ही उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी, मानो उनके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। इस छोटी सी लड़की को झेलना बहुत मुश्किल है। ये तो हमारे साथ किसी नौकरों जैसा बर्ताव करती है। रुद्रांश ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए शिकायत की। जो भी हो, हम उसके खानदान के रुतबे के आगे कुछ नहीं कर सकते, और अगर उसके खानदान को भूल भी जाए तो उसकी बड़ी बहन का अंदरूनी इलाके में जो खौफ है वही हमारे लिए काफी है। रेयांश ने कड़वाहट से कहा। उसकी बड़ी बहन विपाशा की बात करें तो मुझे वो ज्यादा पसंद है। कम से कम वो सुमेधा की तरह खड़ूस नहीं है, बल्कि बहुत कोमल और शांत है। कोमल? तुमने अभी तक उसे गुस्से में नहीं देखा है। जब वो भड़कती है तो वो सुमेधा से भी ज्यादा खौफनाक हो जाती है, रेयांश ने चेतावनी देते हुए कहा। आह, इन दोनों बहनों की जोड़ी भी अजीब है। एक के पास गजब की सुंदरता है और दूसरी के पास गजब की कोमलता, लेकिन समझ नहीं आता कि ये कोमलता असल में है कहां। खैर, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सच में उस ध्रुव को सबक सिखाना होगा? हम उसे एक छोटी सी चेतावनी देंगे, लेकिन हमें अपनी हद पार नहीं करनी है। आखिर उन दोनों बहनों के अलावा उस इंसान ने भी ध्रुव के बारे में बात की थी। इतना कहने के बाद रेयांश एक गहरी सांस छोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। कल गरुड़ संघ की एक खास सभा में दो बहुत बड़े और ताकतवर लोग बिना बुलाए पहुंच गए थे, और उन दोनों ने एक ही मांग रखी थी कि गरुड़ संघ ध्रुव को अपने साथ जोड़े। भले ही गरुड़ संघ के लोग अंदर से इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें हां कहना पड़ा, क्योंकि वो दोनों लोग ऐसी हस्तियां थे जिनसे पंगा लेने की हिम्मत गरुड़ संघ में भी नहीं थी। ध्रुव ने जो न्योता ठुकराया, उसके पीछे सिर्फ सुमेधा ही नहीं, बल्कि नीलकंठ संप्रदाय के दो सबसे ताकतवर और रहस्यमयी लोगों का हाथ था। आखिर वो दो महान लोग कौन हैं जो ध्रुव पर इतनी पैनी नजर रखे हुए हैं? क्या ड्रैगन और टाइगर भाई ध्रुव को डराने में कामयाब होंगे, या फिर ध्रुव के फौलादी मुक्के उन्हें ही धूल चटा देंगे? औषधि पर्वत एक वर्जित जगह थी। पूरे पर्वत पर कई तरह की जादुई मोहरें लगी हुई थीं, ताकि कोई भी अंदर न जा सके। बिना उड़ने की जादुई ताकत के कोई भी इस औषधि पर्वत में सिर्फ इसके तय किए गए रास्तों से ही अंदर जा सकता था। औषधि पर्वत में अंदर जाने के लिए कुल 8 रास्ते थे, और हर रास्ते पर संप्रदाय के कड़े पहरेदार तैनात रहते थे। ये रास्ते साल में सिर्फ एक बार आध्यात्मिक औषधि के शिकार के समय ही खोले जाते थे। उसी पल वो 8 दरवाजे खोल दिए गए। वो सभी अंदरूनी शिष्य जिनके पास इजाजत वाला बिल्ला था, वो अंदर जा सकते थे। पलक झपकते ही चारों दिशाओं से लगभग 1 लाख शिष्य पर्वत के अंदर दाखिल हो गए। ये औषधि पर्वत तो सच में कोई बहुत ही रहस्यमयी जगह है। ध्रुव उस औषधि पर्वत में चारों तरफ घूम रहा था। उसकी नजरें उन विशाल आसमान को छूते पेड़ों और घनी झाड़ियों पर टिकी थीं। ये पहली बार था जब उसने इतने खूबसूरत और अजीब पौधे देखे थे। यहाँ तक कि वहां खिले फूलों की खुशबू भी इतनी तेज और प्यारी थी कि उस जादुई नजारे ने ध्रुव को पूरी तरह से मदहोश कर दिया था। भूमि आत्मा घास। अचानक ध्रुव की नजर एक अजीब से पौधे पर पड़ी। वो करीब 5 इंच लंबा और 4 पत्तियों वाला एक हरा पौधा था, जिसके चारों तरफ एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। ये एक कम दर्जे की औषधि भूमि आत्मा घास थी, पू। लेकिन ध्रुव के करीब पहुंचने से पहले ही वो भूमि आत्मा घास अचानक सिकुड़ी और वहां से भागने के लिए तैयार हो गई। वूश! ये देखकर ध्रुव ने तेजी से छलांग लगाई, लेकिन वो फिर भी एक कदम पीछे रह गया। ध्रुव के वहां पहुंचने से पहले ही वो भूमि आत्मा घास जमीन के अंदर घुस चुकी थी। इन चीजों के अंदर तो सच में एक अपनी ही चेतना है, ध्रुव ने एक सूखी हंसी के साथ कहा। लेकिन वो जरा भी निराश नहीं हुआ। उसने अपनी पैनी नजरों से चारों तरफ देखा। वो जानता था कि भूमि आत्मा घास जमीन के अंदर घुसकर भाग सकती है, लेकिन एक तय दूरी के बाद उसे वापस सतह पर आना ही पड़ता था, और उसके भागने की दिशा ज्यादातर एकदम सीधी होती थी। इसलिए ध्रुव को यकीन था कि अगर वो बस इस भूमि आत्मा घास के भागने का रास्ता समझ ले तो उसकी रफ्तार के आगे इसे पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। वूश! तभी अचानक एक रोशनी चमकी और एक भूमि आत्मा घास जमीन से बाहर आई। ये पक्का वही घास थी जो अभी अभी उसके हाथ से फिसल गई थी।
लेकिन जैसे ही वो भूमि आत्मा घास बाहर निकली, वो तुरंत वापस जमीन के अंदर घुस गई और उसने भागना जारी रखा। ध्रुव खुश हुआ। उसने तेजी से कई लंबे कदम बढ़ाए और किसी चालाक खरगोश की तरह हवा में छलांग लगा दी। उसने अपने हाथों को किसी चील के पंजों की तरह मोड़ा और अपने सामने खाली हवा में पूरी ताकत से झपट्टा मारा। वूश! जैसा ध्रुव ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, वो भूमि आत्मा घास फिर से जमीन से बाहर आ गई, लेकिन इस बार ध्रुव उससे कहीं ज्यादा तेज था। उसने घास को भागने का कोई मौका नहीं दिया। ध्रुव के बड़े बड़े हाथों ने उसकी डालियों को कसकर जकड़ लिया और उसे जमीन से खींचकर बाहर निकाल लिया। ची ची ची! जैसे ही भूमि आत्मा घास का जमीन से संपर्क टूटा, वो कान फाड़ देने वाली अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगी और ध्रुव के हाथों से आजाद होने के लिए पूरी ताकत से छटपटाने लगी। लेकिन उसकी वो छटपटाहट सिर्फ कुछ ही पलों तक चली और फिर वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। आखिर में उस भूमि आत्मा घास की चमक बुझ गई और वो सिकुड़कर छोटी होने लगी। देखते ही देखते वो इतनी छोटी हो गई कि सिर्फ एक उंगली के बराबर रह गई। ये चीज तो सच में बहुत अजीब है। कहा जाता था कि जब भी कोई आध्यात्मिक औषधि मिट्टी से बाहर निकाली जाती है तो वो अपनी जादुई चेतना खो देती है और बिना चेतना वाली औषधि का आकार बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन ध्रुव ने ये सब सिर्फ कहानियों में सुना था। एक 5 इंच लंबी भूमि आत्मा घास को सिकुड़कर महज आधे इंच का होते देखना, ये नजारा सच में किसी को भी हैरान कर देने वाला था। हम उस भूमि आत्मा घास को ठिकाने लगाने के बाद ध्रुव ने अपने हाथों को मिलाया और एक जादुई मुद्रा बनाई। पलक झपकते ही उसके ऊर्जा केंद्र से एक गजब की सोखने वाली ऊर्जा निकली और सिर्फ एक ही पल में उसने ध्रुव की हथेली में रखी उस पूरी घास को सोख कर खत्म कर दिया। हे, इन चीजों से तो मेरे दांतों का कोना भी नहीं भरेगा, ध्रुव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। भूमि आत्मा घास सिर्फ एक कम दर्जे की औषधि थी और इसके अंदर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा संत आत्मा घास से कई गुना कमजोर थी। अगर वो इस आसमानी बिजली की भूख मिटाने के लिए सिर्फ इन्हीं घासों के भरोसे रहा तो उसे ऐसी अनगिनत घासों की जरूरत पड़ेगी। कोई और रास्ता न देखकर ध्रुव आगे बढ़ता रहा और उस घने जंगल की और भी गहराइयों में उतर गया। ये पूरा औषधि पर्वत 3 हिस्सों में बंटा हुआ था, अंदरूनी घेरा, बीच का घेरा और बाहरी घेरा। बाहरी घेरे में कम दर्जे की आध्यात्मिक औषधियां मिलती थीं, बीच के घेरे में मध्यम दर्जे की और अंदरूनी घेरे में उच्च दर्जे की औषधियां होती थीं। ध्रुव उच्च दर्जे की औषधि यानी संत आत्मा घास के बारे में अच्छे से जानता था, लेकिन उसे यह भी पता था कि संत आत्मा घास जब तक अपनी जादुई चेतना में होती है तब तक वो बिल्कुल भी शरीफ नहीं होती। वो न सिर्फ इंसानों को देखकर भागती थी बल्कि उनके हमले भी बहुत जानलेवा होते थे। अफवाहों के मुताबिक एक संत आत्मा घास की ताकत क्लास 6 के किसी खूंखार दरिंदे के बराबर होती थी। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर आप महारथी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर नहीं हैं, तो आप उसे हराने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यही वजह थी कि अंदरूनी घेरे को एक मौत के कुएं जैसा माना जाता था और बहुत कम लोग ही वहां जाने की हिम्मत करते थे। ध्रुव भी उन खतरनाक घासों से पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसका निशाना था बीच का घेरा। बीच के घेरे में मध्यम दर्जे की अंतरिक्ष आत्मा घास मिलती थी। कहानियों की माने तो ये घास जमीन से चिपक कर बहुत तेजी से भाग सकती थी। इसके पास कुछ पलों के लिए गायब हो जाने की भी ताकत थी, जिसकी वजह से इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन खुशकिस्मती से इसमें कोई जानलेवा हमला करने की ताकत नहीं थी। भले ही इसमें संत आत्मा घास जितनी ऊर्जा नहीं थी, लेकिन फिर भी ये भूमि आत्मा घास से कई गुना बेहतर थी। इसलिए इस वक्त ध्रुव के लिए सबसे सही निशाना यही अंतरिक्ष आत्मा घास थी। ध्रुव आगे बढ़ता रहा और रास्ते में उसे जितनी भी भूमि आत्मा घास मिली, उनमें से कोई भी उसके तेज पंजों से बच नहीं पाई और ध्रुव ने उन्हें वहीं के वहीं सोख कर खत्म कर दिया। दोपहर होते होते वो आखिरकार बीच के घेरे में पहुंच गया और उसे बहुत ही जल्दी एक अंतरिक्ष आत्मा घास भी मिल गई। लेकिन वो अंतरिक्ष आत्मा घास सच में बहुत चालाक थी।
वो न सिर्फ भागने का रास्ता बदलने में माहिर थी, बल्कि उसके पास सच में गायब होने की ताकत थी। भले ही वो सिर्फ कुछ ही पलों के लिए गायब होती थी, लेकिन उतनी सी देर में ही ध्रुव हर बार चकमा खा जाता था। सूरज ढलने तक ध्रुव ने कम से कम 1 दर्जन अंतरिक्ष आत्माघास देखी थी, लेकिन वो एक को भी नहीं पकड़ पाया। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक मध्यम दर्जे की घास से हार मान लूंगा। भले ही पूरे दिन भागने के बाद भी ध्रुव की ताकत में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन जब उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे तो वो लाचार हो गया और उसे अपना पेट भरने के लिए रुकना ही पड़ा। अपना खाना खाते हुए भी वो अंतरिक्ष आत्मा घासों के हाथों हुई अपनी बेइज्जती को भूला नहीं था। उसने कसम खाई कि वो इन घासों को पकड़कर ही रहेगा और उन्हें पूरी तरह से सोख लेगा। मैंने कहा था ना, हमें इस बीच के घेरे में नहीं आना चाहिए। इन अंतरिक्ष आत्मा घासों को पकड़ना हमारे बस की बात नहीं है। हिमानी, इतनी जल्दी हार मत मानो। मैं धीरे धीरे इन अंतरिक्ष आत्मा घासों के भागने का तरीका समझ रहा हूं। मुझे बस 1 दिन का समय और दो। मैं कसम से कहता हूं कि हम इसे पकड़ लेंगे। एक दिन में तो हम बाहरी घेरे में न जाने कितनी भूमि आत्मा घास पकड़ सकते थे। तुम सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। तभी जंगल के बीच से कुछ आवाजें आईं और ध्रुव महसूस कर सकता था कि कम से कम 10 लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। लगता है यहां सिर्फ मैं ही अकेला परेशान नहीं हूं। ध्रुव हल्का सा हंसा, लेकिन उसने अपना सिर उठाकर देखने की भी जहमत नहीं उठाई और वो अपने हाथ में रखा खाना बड़े बड़े निवाले भर के खाता रहा। हिमानी देखो, वो मुझे ध्रुव लग रहा है। तभी एक हैरान लेकिन पूरी तरह से मजाक उड़ाने वाली आवाज गूंजी। यह आवाज सुनते ही ध्रुव समझ गया कि उसका सामना फिर से किसी जाने पहचाने दुश्मन से हुआ है। उसने अपना सिर उठाया और देखा 10 लोग उसे ही घूर रहे थे और वो सारे के सारे चेहरे उसके जाने पहचाने थे। उस झुंड की जो लड़की लीडर थी, उसका नाम हिमानी रायजादा था। वो ध्रुव से 1 साल छोटी थी और रिश्ते में वो ध्रुव की चचेरी बहन लगती थी। भले ही हिमानी श्रुति की तरह बेहद खूबसूरत और प्यारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके लुक्स काफी अच्छे थे, खासकर उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा जो बिल्कुल उसके नाम से मेल खाती थी। लेकिन वो बिल्कुल राजवीर और रणवीर जैसी ही थी। बचपन से ही वो ध्रुव को फूटी आंख नहीं सुहाती थी और हमेशा दुश्मनों की टोली में रहती थी। हिमानी के पीछे 9 लोग खड़े थे। भले ही उनके नाम के आगे रायजादा लगा हुआ था, लेकिन सच कहें तो वो रायजादा परिवार का खून नहीं थे। वो रायजादा परिवार के नौकर थे, लेकिन क्योंकि उनके माँ बाप का परिवार में थोड़ा बहुत रुतबा था, इसलिए उन्हें भी नीलकंठ संप्रदाय में आने का मौका मिल गया था। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये थी कि नौकर होते हुए भी वो लोग ध्रुव को अपने से नीचा और एक कचरा समझते थे। ओ, तो ये तुम हो ध्रुव? वो चिड़चिड़ी आवाज फिर से गूंजी और ध्रुव ने देखा कि ये आवाज एक लंबे और दुबले पतले लड़के की थी जो हिमानी के बिल्कुल बगल में खड़ा था। ध्रुव उसे भी अच्छे से जानता था। उसका नाम शिखर था और बचपन से ही उसे हिमानी की पूंछ बनकर रहने की आदत थी। वो बिल्कुल हिमानी की परछाई जैसा था। गौर करने वाली बात यह थी कि भले ही शिखर सिर्फ एक नौकर था, लेकिन उसका टैलेंट बुरा नहीं था। उसने श्रुति के साथ ही संप्रदाय में कदम रखा था और वो भी महारथी क्षेत्र के 4थे स्तर पर था। हिमानी के इस झुंड में शिखर सबसे ताकतवर था, इसलिए जाहिर सी बात है कि वही इस झुंड का लीडर बनकर अकड़ दिखा रहा था। लेकिन वो लड़का भरोसे के लायक नहीं था। ये देखकर कि वो अपनी औकात भूलकर हिमानी और बाकी लोगों को बीच के घेरे में ले आया था, साफ पता चल रहा था कि उसने अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही बड़ा निवाला चबाने की कोशिश की थी। हिमानी और शिखर पूरे घमंड में उस इंसान का मजाक उड़ा रहे हैं जिसने गरुड़ संघ का न्योता तक ठुकरा दिया है। क्या ध्रुव अपनी भूख मिटाने के बाद अब इन लोगों का घमंड तोड़ेगा? औसडी पर्वत के बीच के घेरे में अब कौन सा नया तमाशा होने वाला है? मैं तो कहती हूं ध्रुव, तुम भी किसी काम के नहीं हो। पूरा दिन बीत गया और तुम्हारे हाथ भी खाली ही हैं। ध्रुव के सूखे हुए थैले को देखकर हिमानी ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा, तुम 10 लोग एक साथ हो, फिर भी मुझे तो तुम्हारी हालत मुझसे कोई बेहतर नहीं लग रही। ध्रुव ने
उन सब पर एक नजर डाली और हिमानी के खाली थैलों को देखकर मजाक उड़ाते हुए बोला, मुझे सच में समझ नहीं आता कि समर्थ के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने तुम जैसे 10 निकम्मों को एक ही टीम में रख दिया और तुम 10 निकम्मे मुंह उठाकर इस बीच के घेरे में आ गए। क्या तुम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हो? तुम्हारे पास खाने पीने का सामान तो है ना? बकवास बंद करो। ध्रुव की बातें सुनकर हिमानी आग बबूला हो गई। उसके पीछे खड़े 9 नौकरों का भी पारा चढ़ गया था, खासकर वो शिखर। उसने ध्रुव की तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाकर कहा, अगर तूने हमारी मालकिन से बदतमीजी करने की जुर्रत की तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अगर तुझे लगता है कि तू ऐसा कर सकता है तो आ और आजमा ले। ध्रुव ने एक हिकारत भरी नजर शिखर पर डाली और फिर नीचे देखकर मजे से अपना खाना खाने लगा। तुझे क्या लगता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है? ये कहते ही शिखर गुस्से से फुफकारता हुआ ध्रुव की तरफ दौड़ा। उसके पैरों के नीचे से हवा का एक तेज बवंडर उठा जिसने जमीन की सूखी पत्तियों को उड़ा दिया। उसने महारथी क्षेत्र के चौथे स्तर की अपनी पूरी ताकत दिखा दी थी। लेकिन जैसे ही शिखर ध्रुव के करीब पहुंचा, ध्रुव ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से एक ऐसी सर्द और चुभने वाली नजर निकली मानो कोई तेज चाकू सीधा शिखर की आंखों में घुस गया हो। कदम रुकने की आवाज। उसी पल शिखर के कदम एकदम से रुक गए और वो घबराकर तेजी से 2 कदम पीछे हट गया। ध्रुव की उन आंखों को देखते ही उसे कुछ महसूस हुआ था, एक ऐसा खौफ जो इंसान का खून जमा दे। उस खौफ ने शिखर की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन पैदा कर दी। वो अंदर से बुरी तरह घबरा गया था क्योंकि उसने ऐसा दबाव पहले भी महसूस किया था, और जो इंसान किसी के अंदर ऐसा खौफ पैदा कर सके वो सच में एक बहुत ही खतरनाक इंसान होता था। भले ही उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये सब ध्रुव की तरफ से आ रहा है। वो ध्रुव जो खुद महारथी क्षेत्र के चौथे स्तर पर था और जिसने अभी अभी अंदरूनी इलाके में कदम रखा था, लेकिन उस खौफ ने उसे साफ बता दिया था कि वो ध्रुव से पंगा नहीं ले सकता। गटक। अपनी थूक गटकते हुए शिखर तुरंत पलटा और उल्टे पैर वापस भाग गया। ये नजारा देखकर हिमानी और बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो बिना लड़े ही वापस क्यों आ गया? क्या ये कुछ ज्यादा ही शर्मनाक नहीं था? अगर उन्हें पता चलता कि शिखर सिर्फ ध्रुव की एक नजर देखकर ही डर गया था तो वो शायद शर्म से जमीन में गड़ जाते। शिखर, तुम्हें क्या हुआ? हिमानी गुस्से से चिल्लाई। मालकिन, मैं। शिखर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। निकम्मा कहीं का। शिखर की ये भीगी बिल्ली वाली हालत देखकर हिमानी ने गुस्से से अपने दांत पीसे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर में उसने अपनी भड़ास ध्रुव पर निकालते हुए कहा, ध्रुव, तू सच में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। क्या तू भूल गया कि बचपन में विराट रायजादा ने तेरी कितनी बुरी तरह मरम्मत की थी? मैं तुझे चेतावनी दे रही हूं। भलाई इसी में है कि तू कभी रायजादा परिवार में लौट कर मत आना, वरना मैं विराट से कहकर तेरी और भी बुरी कद बनवाऊंगी। हिमानी की ये बात सुनते ही ध्रुव ने अचानक अपने दोनों हाथ जोर से भींचे और उसके हाथ में रखा खाना चकनाचूर होकर पाउडर बन गया। ध्रुव के शरीर से एक तेज आंधी उठी जिसने हिमानी और बाकी लोगों को उड़ाकर पीछे धकेल दिया। यहाँ तक कि शिखर के लिए भी अपने पैर जमाए रखना मुश्किल हो रहा था। विराट रायजादा, एक ऐसा इंसान जिसने पहले ध्रुव को बहुत बुरी तरह जलील किया था। ध्रुव वो दिन कभी नहीं भूल सकता था जब 8 साल के ध्रुव को 10 साल के विराट ने इतनी बेदर्दी से पीटा था कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उस मार की वजह से ध्रुव पूरे आधे महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बाद में जब उसका बड़ा भाई अभय विराट से भिड़ने गया तो विराट ने अभय को भी बहुत बुरी तरह पीटा था। ये बात ध्रुव के दिल में एक कांटे की तरह चुभ गई थी, एक ऐसा कांटा जो जब तक बाहर न निकाला जाए तब तक दर्द देता ही रहेगा। ध्रुव ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी आंखों से एक गहरी, ठंडी और जानलेवा चमक फैल गई। उसने हिमानी से बेहद सर्द आवाज में कहा, हिमानी, जाकर अपने उस विराट से कह देना कि इस साल की पारिवारिक सभा में मैं वापस आ रहा हूं, और उससे कहना कि वो अपने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने की पूरी तैयारी कर ले। और अब
तुम सब तुरंत मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर पछताओगे। अगर हालात आम होते तो हिमानी पक्का पलटकर ध्रुव को जवाब देती, लेकिन इस वक्त उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी। उस पल ध्रुव के अंदर से जो रौब और ताकत निकल रही थी वो उसके पैरों को कंपाने और पूरे शरीर में सिहरन दौड़ाने के लिए काफी थी। वो समझ गई थी कि इसी एहसास को असली डर कहते हैं। आखिर में हिमानी ने पलटकर कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुड़कर जंगल के और भी गहरे हिस्से की तरफ चल दी। शिखर और बाकी लोग भी तेजी से उसके पीछे हो लिए, क्योंकि हिमानी की तरह ही वो लोग भी ध्रुव की उस ताकतवर ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हिमानी और उसके झुंड के जाने के बाद ध्रुव ने शांति से अपना सामान समेटा और आगे बढ़ गया। वो जानता था कि विराट कोई बुझता हुआ दिया नहीं है। अपने बचपन के दिनों में रायजादा परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े में तो वो सबसे आगे था ही, लेकिन आज भी ताकत के मामले में वो अभय से कुछ ही कदम पीछे था। विराट भी रायजादा परिवार से ही था और अभय के अलावा वो इकलौता ऐसा इंसान था जिसे एक बेहतरीन संप्रदाय में जगह मिली थी। एक अव्वल दर्जे के संप्रदाय में चुना जाना ही उसकी मार्शल आर्ट्स की काबिलियत को साबित करता था। जब से विराट ने उस संप्रदाय में कदम रखा था वो कभी रायजादा परिवार में वापस नहीं आया था, इसलिए किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अब उसकी ताकत किस स्तर तक पहुंच चुकी है। लेकिन ध्रुव को लग रहा था कि इस साल विराट जरूर वापस आएगा। आखिरकार उसके खुद के पिता भी मुखिया पद के उम्मीदवारों में से एक थे, और जहां तक विराट की ताकत का सवाल था, अगर वो महारथी क्षेत्र के 6ठे स्तर तक नहीं भी पहुंचा होगा तो भी वो कम से कम 5वें स्तर पर तो होगा ही। इसलिए ध्रुव को जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी थी और किसी भी तरह महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचना ही था। मुझे मत छुओ। अभी ध्रुव कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि जंगल के बीच से एक दर्दनाक चीख गूंजी। ये आवाज हिमानी की थी। उसी पल ध्रुव ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कुछ पल की झिझक के बाद वो उस आवाज की दिशा में तेजी से दौड़ पड़ा। उसी समय पर्वत के एक खाली और सुनसान इलाके में एक बेहद ही शर्मनाक नजारा चल रहा था। शिखर और बाकी 9 लोग खौफ से कांपते हुए एक किनारे पर खड़े थे और बीच की उस खाली जगह पर हिमानी के साथ 3 आदमी जानवरों की तरह खिलवाड़ कर रहे थे। उन तीनों आदमियों की उम्र करीब 20 साल के आसपास थी और उनके चेहरों पर एक गहरी नीचता छाई हुई थी। उनकी पीठ पर काले लोहे की एक बड़ी सी तलवार बंधी हुई थी। वो तलवार संघ के सदस्य थे। जूनियर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। हम तो बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं। चेचक के दाग वाले एक आदमी ने हिमानी के जामुनी कपड़ों को जोर से खींचा। उसने उसकी एक आस्तीन को पहले ही फाड़ दिया था, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद और मुलायम त्वचा दिखाई दे रही थी। हे, ये तो एकदम दूध जैसी गोरी है। मुझे ऐसी ही नाजुक और कोमल लड़कियां बहुत पसंद हैं। बाकी दोनों भी हिमानी के शरीर पर अपने गंदे हाथ फेर रहे थे। उनकी आंखों में हवस की चमक थी और उनके मुंह से राल टपक रही थी। हम एक ही संप्रदाय के हैं। क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की तो संप्रदाय के गुरु तुम्हें कड़ी सजा देंगे? हिमानी का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था और वो बेबसी से उनके चंगुल से आजाद होने की कोशिश कर रही थी। अरे मेरी प्यारी जूनियर, हम तो बस तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुओं के पास तो हमारी तारीफ करने से ही फुर्सत नहीं है, तो वो हमें सजा क्यों देंगे? बिल्कुल सही। उन निकम्मे नौकरों के साथ घूमने से तुम्हें सिर्फ खतरा ही मिलेगा। बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ रहो, और जब ये शिकार खत्म हो जाएगा तो हम तुम्हें कुछ बहुत अच्छे इनाम भी देंगे। हे। रात हो चुकी थी और वो तीनों इस घने जंगल में एकदम अकेले थे। ऐसे मौके पर हिमानी जैसी एक प्यारी सी शिकार उनके हाथ लग गई थी, तो वो भला इस मौके को कैसे जाने देते? सीनियर, प्लीज हमारी मालकिन को जाने दीजिए, शिखर ने कांपते हुए गिड़गिड़ा कर कहा। फूश! इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, तलवार संघ के एक सदस्य ने तेजी से अपनी काले लोहे की तलवार निकाली और उसे शिखर की तरफ घुमा दिया। शिखर के शरीर के ठीक सामने से हवा का एक बेहद तेज झोंका गुजरा। छपाक! उस हवा के झोंके के बाद
शिखर के पैरों पर एक गहरा खूनी घाव उभर आया और एक छपाक की आवाज के साथ वो अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। महारठी क्षेत्र का 5वां स्तर। ये नजारा देखकर रायजादा परिवार के नौकर डर के मारे पीछे हट गए। हवा को ही एक धारदार ब्लेड की तरह इस्तेमाल करना और शिखर जैसे योद्धा को महज एक ही वार में घुटनों पर ला देना, इसमें कोई शक नहीं था कि ये महारठी क्षेत्र के 5वें स्तर की ही ताकत थी। हिमानी की इज्जत दांव पर लगी है और शिखर जैसे योद्धाओं ने भी घुटने टेक दिए हैं। क्या ध्रुव अपनी उस चचेरी बहन की मदद करेगा जिसने जिंदगी भर सिर्फ उसे नफरत और ताने ही दिए हैं, या महारठी क्षेत्र के 5वें स्तर वाले इन दरिंदों के सामने ध्रुव का जाना खुद उसकी मौत का बुलावा बन जाएगा? अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जब उस आदमी ने अपनी ठंडी और चमकती हुई लोहे की तलवार शिखर और बाकी लोगों की तरफ तानी तो उसकी आवाज में एक साफ जानलेवा इरादा झलक रहा था। मौत को अपने इतने करीब देखकर रायजादा परिवार के उन नौकरों की रूह कांप गई और कुछ लोग तो डर के मारे पीछे खिसकने लगे। भले ही हिमानी उनकी मालकिन थी और रायजादा परिवार के उन पर अनगिनत एहसान थे, लेकिन जब बात अपनी जान पर बन आई तो उनका फैसला बहुत सीधा सा था। तुम सब अपने ही नौकरों को इस तरह से पीठ दिखाते देख हिमानी का दिल कड़वाहट से भर गया। ये वो लोग थे जो बचपन से उसके साथ पले बड़े थे और अब तक उसके हर एक हुक्म को मानते आए थे। वो उन्हें गालियां देना चाहती थी, लेकिन वो इतनी बेबस थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। वो जानती थी कि आज उसकी कहानी खत्म होने वाली है। नीलकंठ संप्रदाय में उसका कोई रुतबा या ताकत नहीं थी। जिन लोगों से वो पंगा नहीं ले सकती थी, उनके सामने उसे बस चुपचाप सहना था, क्योंकि वो अभी मरना नहीं चाहती थी, चाहे उसकी इज्जत ही क्यों न लुट जाए। वोश! लेकिन ठीक उसी पल जब हिमानी पूरी तरह से उम्मीद खो चुकी थी, जंगल की तरफ से एक साया किसी खूंखार जानवर की तरह हवा में उछला और सीधे हिमानी के सामने आकर जमीन पर उतरा। धमाक धमाक धमाक! जमीन पर उतरते ही उस इंसान ने बिजली की रफ्तार से हमला कर दिया। उसकी हथेलियों से अनगिनत परछाइयां निकलीं जो सीधे तलवार संग के उन तीनों आदमियों की तरफ जानलेवा इरादे से बढ़ गईं। वूश वूश वूश! इतने अचानक हुए इस हमले ने तलवार संग के उन तीनों सदस्यों को चौंका दिया। उन्होंने जमीन पर अपने पंजों का जोर लगाया और तेजी से पीछे की तरफ छलांग लगा दी। जब उन्होंने अपनी नजरें टिकाईं तो तीनों ने देखा कि उन पर अचानक हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक नौजवान लड़का था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो हिमानी को हो रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वो उसे मरने के लिए छोड़ देंगे, और जिस ध्रुव से वो हमेशा नफरत करती आई थी वो आज अपनी जान की परवाह किए बिना ढाल बनकर उसके सामने खड़ा था। कौन है बे तू? हमारी इस रंगीन महफिल में कबाब में हड्डी बनने की तेरी जरूरत कैसे हुई? चेचक के दाग वाले उस आदमी ने ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाकर पूछा। मेरा नाम जानने की तुम्हारी औकात नहीं, लेकिन हाँ, तुम चाहो तो मुझे इंसाफ कह सकते हो। ध्रुव ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। इंसाफ? हाँ। उस दाग वाले आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी लोहे की तलवार को हवा में घुमाया और हवा के अनगिनत तेज ब्लेड ध्रुव की तरफ उड़ने लगे। ये देखकर ध्रुव ने अपनी एक हथेली से धक्का दिया और एक कोमल सी ऊर्जा ने हिमानी को रास्ते से हटाकर एक तरफ कर दिया। उसके बाद वो तेजी से वहां से हटा और उस हमले से बचते ही वो सीधा उस आदमी की तरफ दौड़ा। पास पहुंचते ही उसने अपनी भ्रमजाल हथेली से एक जोरदार प्रहार कर दिया। लड़के, लगता है तेरी मौत आई है। ध्रुव को इस तरह से पलटवार करते देख तलवार संघ के बाकी दोनों सदस्यों ने भी अपनी पीठ से लोहे की तलवारें खींच ली और एक अजीब सी मार्शल आर्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए ध्रुव पर वार कर दिया। वूश वूश! ध्रुव उनके इस हमले से पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपना पैंतरा बदला। उसने एक साथ 3 भ्रमजाल हथेलियों से वार किया और उसकी वो हथेलियां उन तीनों लोहे की तलवारों से सीधे जा टकराईं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! 3 भारी आवाजें गूंजी और वो चारों लोग झटके से पीछे हट गए। लेकिन उन तलवारों से टकराने के बाद ध्रुव की हथेलियों में एक सुन्न कर देने वाला दर्द
दौड़ गया था। ध्रुव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर हो गया। वो समझ गया था कि ये तीनों महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर के मंजे हुए योद्धा थे और इन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। उधर तलवार संघ के उन तीनों आदमियों ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली थीं। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि ध्रुव महारथी क्षेत्र के 4थे स्तर पर है, लेकिन जब 4थे स्तर के एक छोटे से लड़के ने उन तीनों को पीछे धकेल दिया तो इसका सीधा सा मतलब था कि वो इस लड़के की ताकत को हल्के में नहीं ले सकते थे। लड़के, हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हें कुछ अनजान लोगों के लिए हमारे तलवार संघ से दुश्मनी मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे अंदर काफी अच्छा टैलेंट है। अगर तुम थोड़ी सी समझदारी दिखाओ तो हम तुम्हें तलवार संघ में शामिल करवा सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा भविष्य बहुत शानदार होगा। ये देखकर कि ध्रुव को संभालना उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था, वो तीनों ध्रुव को अपने संघ में लालच देकर मिलाना चाहते थे। ध्रुव ने उनकी ये बातें सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन हिमानी एकदम से घबरा गई। उसका और ध्रुव का इतिहास दुश्मनी से भरा हुआ था और ध्रुव के पास उसकी मदद करने की कोई वजह भी नहीं थी। अब जब तलवार संघ ने उसके सामने इतनी बड़ी शर्त रख दी थी तो हिमानी को सच में डर लगने लगा था कि ध्रुव उसे वहीं छोड़कर चला जाएगा। वो जानती थी कि ध्रुव से उसे बचाने की उम्मीद करना बेवकूफी थी, लेकिन इस वक्त उसके सामने खड़ा ध्रुव ही उसकी इकलौती उम्मीद था। तलवार संघ? मुझे तो लगता है कि इसका नाम दरिंदों का संघ होना चाहिए। तुम जैसा कचरा मुझे अपने संघ में मिलाना चाहता है? थू! ध्रुव ने जमीन पर थूकते हुए उन्हें बेइज्जत किया। तू खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। अपना लालच फेल होते देख और उल्टे बेइज्जत होने के बाद वो तीनों आग बबूला हो गए। लोहे की तलवारें थामे वो तीनों एक साथ ध्रुव पर टूट पड़े। साफ दिख रहा था कि इस बार उन तीनों ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया था। उनकी तलवारें बाद में पहुंच रही थीं, लेकिन उनके वार की हवा पहले ही ध्रुव को चीरने लगी थी। ध्रुव को भी अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ी और अब वो इस लड़ाई को पूरी तरह से सीरियस ले रहा था। क्या घूर रही हो? तुम्हें यहां से जाना नहीं है क्या? मेरे इस दरिंदों का सफाया करने वाले काम में रुकावट मत बनो। ध्रुव ने हिमानी और बाकी नौकरों पर चिल्लाकर कहा। उसके बाद ही उसका शरीर हरकत में आया। अपनी दोनों बाहों को हवा में घुमाते हुए उसने हवा में अनगिनत अदृश्य हथेलियां पैदा कर दी जो उन तीनों आदमियों पर टूट पड़ी। ये भ्रमजाल हथेली है, संभल कर। उनमें से एक ने ध्रुव की इस मार्शल आर्ट स्किल को पहचान लिया था। चौंकने के साथ साथ उसने अपनी तलवार का रुख भी तुरंत बदल लिया। एक ठंडी चमक उठी और उन तीनों आदमियों ने एक ही तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ध्रुव को बीच में घेर लिया। ध्रुव महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर के 3 योद्धाओं से ध्रुव को अकेले भिड़ते देख हिमानी के मन में भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा था। वो जानती थी कि इसका क्या मतलब है। इसका सीधा सा मतलब था कि ध्रुव उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था और इस जोखिम की कीमत उसकी जान भी हो सकती थी। अभी तक गई नहीं। हिमानी को झिझकते देख ध्रुव ने फिर से दहाड़ते हुए कहा, मालकिन चलिए यहां से। उसी वक्त रायजादा परिवार के वो नौकर भी वापस आए और हिमानी को जंगल की तरफ खींचने लगे। छोड़ो मुझे। हिमानी ने उन नौकरों को झटक दिया और ध्रुव की तरफ एक बहुत ही गहरी और अर्थपूर्ण नजर से देखा। तलवारों की परछाइयों के बीच घिरे ध्रुव को अपनी पूरी ताकत से लड़ते देख हिमानी ने अपने दांत पीसे, मानो वो कोई बहुत ही मुश्किल फैसला ले रही हो। निकल यहां से! ध्रुव फिर से पूरी ताकत से चिल्लाया। उस पल हिमानी का नाजुक शरीर कांप उठा और उसकी आंखों के कोनों से 2 आंसू छलक कर गिर पड़े। एक धीमी सी आवाज में शुक्रिया कहने के बाद वो मुड़ी और जंगल के अंधेरे में भाग गई। कमीने, तूने हमारे मजे में खलल डाला है। आज हम तेरी बोटी बोटी काट देंगे। अपने मुंह तक आए हुए शिकार को इस तरह भागते देख वो तीनों गुस्से से पागल हो गए। उनकी तलवारों की नोकें ध्रुव के शरीर के सबसे नाजुक हिस्सों पर टिकी थीं। अब वो हर हाल में ध्रुव को जान से मारना चाहते थे। वो तो तुम्हारी ताकत पर निर्भर करता है।
भले ही ध्रुव का चेहरा दिखा रहा था कि वो टिका हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी दबाव महसूस हो रहा था। अपने से एक स्तर ऊपर के 3 लोगों से एक साथ लड़ना सच में उसकी ताकत निचोड़ रहा था। वो तीनों आदमी, भले ही वो कोई महान जीनियस नहीं थे, लेकिन उनके हाथों में मौजूद तलवारें बहुत ताकतवर थीं, और उन्होंने जो मार्शल आर्ट सीखी थीं, उसकी वजह से वो उन धारदार हथियारों का बहुत ही खतरनाक इस्तेमाल कर रहे थे। ऊपर से उन तीनों की मिली जुली ताकत। ध्रुव को उनका सामना करने में सच में काफी दिक्कत हो रही थी। सबसे अहम बात यह थी कि ध्रुव अपनी बिजली के 3 प्रहार वाली असली ताकत को अभी सबके सामने नहीं लाना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो इन तीनों के साथ और खिलवाड़ नहीं करेगा। वूश वूश, यही सोचकर ध्रुव ने एक झूठा वार किया और फिर हवा में उछलकर किसी बिजली की तरह तेजी से उनके उस 3 आदमियों वाले घेरे से बाहर निकल गया। तुम तीनों कचरा हो, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। उस घेरे से बाहर निकलने के बाद ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उन्हें चिढ़ाया और फिर किसी बंदर की तरह छलांग लगाते हुए जंगल में गायब हो गया। भागना चाहता है, पकड़ो उसे। ध्रुव को इस तरह भागते देख वो तीनों उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे। वो तेजी से उसके पीछे दौड़े, लेकिन उन्होंने अभी भी ध्रुव की असली रफ्तार को कम आंका था। भले ही उन्होंने अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा झोंक दी और कई तरह की मार्शल आर्ट स्किल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो ध्रुव को पकड़ने के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे थे। उनके और ध्रुव के बीच में हमेशा एक लंबा फासला बना ही रहा। ध्रुव ने अपनी चालाकी से उन तीनों दरिंदों को अपने पीछे तो लगा लिया है, लेकिन क्या वो सच में अपनी जान बचाकर भाग रहा है, या फिर जंगल के इस खौफनाक अंधेरे में उसने उनके लिए मौत का कोई खूंखार जाल बिछा रखा है? क्या अब ध्रुव अपनी बिजली के 3 प्रहार वाली खौफनाक ताकत का असली खेल दिखाएगा? लानत है, क्या ये लड़का किसी बंदर का पुनर्जन्म है? ये इतनी तेज कैसे भाग रहा है? ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है। इतनी सी उम्र में इसके पास इतनी ताकत है, और ये हमारे तलवारों के चक्रव्यूह से भी बच निकला। पक्का इसके अंदर कोई गजब का टैलेंट छुपा है। बिल्कुल सही, मैंने पहली बार किसी को भ्रमजाल हथेली का इतने ऊंचे स्तर पर इस्तेमाल करते देखा है। अगर ये इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए हम इसे यहां से जिंदा वापस नहीं जाने दे सकते, वरना ये हमारे लिए कभी न खत्म होने वाली मुसीबतें खड़ी कर देगा। जैसे जैसे उन तीनों को ध्रुव की असली ताकत का अंदाजा हो रहा था, उनका दिल दहलने लगा था। उन्होंने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि वो ध्रुव को इसी औषधि पर्वत में मौत के घाट उतार देंगे। इन तीनों की रफ्तार बहुत तेज है, मैं इनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूं। उधर ध्रुव भी उन तीनों की रफ्तार और ताकत देखकर हैरान था। भले ही उसकी ताकत उसके अपने स्तर वाले लोगों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन खुद से पूरे एक स्तर ऊपर के योद्धाओं के सामने वो खुद को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। लेकिन खुशकिस्मती से ध्रुव के ऊर्जा केंद्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का पूरा भंडार था। उसे यकीन था कि अगर वो इसी तरह भागता रहा तो वो तीनों थक हार कर उसका पीछा करना छोड़ देंगे। हालांकि ध्रुव के दिमाग में एक और परेशानी घूम रही थी। तलवार संघ की ताकत कोई छोटी मोटी नहीं थी। अगर भविष्य में औषधि पर्वत से बाहर निकलने के बाद इन तीनों ने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तलवार संघ की ताकत का इस्तेमाल किया तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। यही वजह थी कि ध्रुव इस कशमकश में था कि वो आर या पार का खेल खेले या नहीं। या तो वो अपनी बिजली के 3 प्रहार वाली तकनीक का इस्तेमाल करके इन तीनों को हमेशा के लिए शांत कर दे, या फिर चुपचाप भागता रहे। लेकिन आखिर में उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया। आखिरकार अपने ही संप्रदाय के लोगों को मारना एक बहुत बड़ा अपराध था, और अगर कोई भी सुराग मिल गया तो हो सकता था कि इसकी सजा पूरे रायजादा परिवार को भुगतनी पड़े, हम में दम। लेकिन ठीक उसी वक्त ध्रुव ने हैरानी से देखा कि उसके चारों तरफ एक अजीब सी सफेद रोशनी फैलने लगी थी। चूंकि आसमान में पहले ही अंधेरा छा चुका था, इसलिए वो सफेद रोशनी कुछ ज्यादा ही चकाचौंध करने वाली और बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। ये क्या है?
वो रोशनी धीरे धीरे और तेज होने लगी और उसने पूरे जंगल को ऐसे रोशन कर दिया मानो दिन निकल आया हो। लेकिन जिस चीज ने ध्रुव को पूरी तरह से सुन्न कर दिया था वो थी उसके चारों तरफ बिखरी हुई अनगिनत सफेद हड्डियां। उस विशाल जंगल में सफेद हड्डियों का एक असीम अंबार लगा हुआ था। वो किसी अंतहीन समंदर की तरह दूर दूर तक फैली हुई थीं। वो हड्डियां बहुत ही खास थीं। वो न सिर्फ किसी चमकते हुए पत्थर की तरह एकदम सफेद थीं, बल्कि हर एक हड्डी से एक बहुत भारी और खौफनाक ऊर्जा निकल रही थी। उन अनगिनत हड्डियों से निकल रही ऊर्जाओं के बोझ तले दबकर ध्रुव को अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। उसके कदम भारी हो गए और उसके पूरे शरीर ने जैसे अपनी ताकत खो दी। ये कैसी जगह है? ध्रुव बहुत हैरान था। ऐसी खास हड्डियां किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि इन सफेद हड्डियों के मालिक कोई बहुत बड़े और महान योद्धा रहे होंगे। मार्शल आर्ट्स में एक बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचने के बाद ही किसी इंसान की मौत के बाद उसकी हड्डियां गलती सड़ती नहीं थी। वो न सिर्फ सफेद मोतियों जैसी चमक रही थीं, बल्कि उनके अंदर आज भी दूसरों को डराने वाली एक भारी ऊर्जा मौजूद थी। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो ध्रुव की समझ से बाहर थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ इतने सारे महान योद्धा आए कहां से, क्योंकि इतनी सारी सफेद हड्डियों का एक साथ यहाँ मिलना किसी भी आम इंसान की सोच से परे था। ऊपर से औषधि पर्वत एक वर्जित जगह थी। यहाँ लगभग हर रोज संप्रदाय के बड़े गुरु पहरा देते थे, तो फिर वो इतनी सारी सफेद हड्डियों को यहाँ ऐसे ही लावारिस कैसे छोड़ सकते थे और उन्हें इनकी परवाह क्यों नहीं थी? हैरानी के अलावा अब ध्रुव के अंदर एक दहशत पैदा होने लगी थी। वो जितना इस बारे में सोचता, उसे ये सब उतना ही गलत और खतरनाक लगता। जितना वो सोचता, उसकी रीढ़ की हड्डी में उतनी ही तेज सिहरन दौड़ने लगती। आखिरकार वो अभी सिर्फ 15 साल का एक नौजवान लड़का ही तो था। ऐसे घने, अंधेरे और रहस्यमयी जंगल में फंसने के बाद जाहिर सी बात है कि उसके दिल में भी डर पैदा होना ही था। वो अचानक ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हैरानी से देखा कि दूर से कोई परछाई उन सफेद हड्डियों के बीच से शांति से चलती हुई आ रही थी। वो धुंधला सा देख पा रहा था कि वो एक बूढ़ा आदमी था। वो बूढ़ा इंसान बर्फ की तरह एकदम साफ सुथरा लग रहा था। उसने नीले रंग का एक चोगा पहना हुआ था, जिस पर 8 ट्राइग्राम का निशान बना हुआ था। उस बूढ़े इंसान के दाहिने हाथ में एक बहुत ही अजीब सी झाड़ू थी। उस बूढ़े के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी और वो धीरे धीरे ध्रुव की दिशा में ही आ रहा था। उसके ऊपर उन सफेद हड्डियों की खौफनाक ऊर्जा का जरा सा भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन जिस चीज ने ध्रुव को सबसे ज्यादा चौंकाया वो थी उस बूढ़े की त्वचा, जो किसी जेड पत्थर की तरह चमक रही थी और उसके पूरे शरीर से एक हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। वो खास आभा ऐसी लग रही थी मानो कोई संत सीधा स्वर्ग से जमीन पर उतर आया हो। हे भगवान, क्या ये कहानियों वाला 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान है? ठीक उसी वक्त तलवार संघ के वो तीनों आदमी भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। लेकिन अब उनके दिमाग में ध्रुव पर हमला करने का कोई ख्याल नहीं था, क्योंकि वो अपने सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए थे। ध्रुव की घबराहट से परे उन तीनों आदमियों के चेहरों पर सिर्फ एक ही शब्द साफ साफ लिखा था, खौफ। 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान, ये कैसी जगह है? ध्रुव का दिल बैठ गया। इस नाम ने ही उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। कमीने, तूने हम सबको मार डाला। तू हमें ऐसी मनहूस जगह पर ले आया। ये 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान एक मौत का कुआं है। उस चेचक के दाग वाले आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा। मौत का कुआं? बिल्कुल सही, ये असली मौत का कुआं है। नहीं, ये तो बस एक कहानी थी, औषधि पर्वत की रहस्यमयी कहानियों में से एक। कहानियों के मुताबिक 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान है जो असल में कहीं मौजूद नहीं है, जिसे कोई ढूंढ नहीं सकता और जो बिना किसी तय समय के अचानक ही औषधि पर्वत में कहीं भी प्रकट हो जाता है। लेकिन ये जगह सच में एक खौफनाक मौत का कुआं है। किंवदंतियों में कहा गया है कि जो भी इंसान इस जगह पर कदम रखता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता, और अगर कोई गलती से अपनी जान बचा भी ले तो वो हमेशा के लिए पागल हो जाता है।
मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो डरावनी कहानी सच हो सकती है। हम सच में 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में आ फंसे हैं। बाकी दोनों भी बुरी तरह डरे हुए थे। वो जो बोल रहे थे उसका कोई सिर पैर नहीं था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उनके दिलों में कैसा भयानक डर बैठ गया था। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या ये सच में 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान है? ध्रुव ने अपनी नजरें उस रहस्यमयी बूढ़े की तरफ घुमाते हुए पूछा, जिसके हाथ में वो अजीब सी झाड़ू थी। भले ही उसे उस बूढ़े के शरीर से कोई भी ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन सिर्फ उसे बाहर से देखकर ही ध्रुव बता सकता था कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। इसमें कोई शक नहीं था कि वो नीलकंठ संप्रदाय का कोई बहुत बड़ा और महान गुरु रहा होगा। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा उलझन में डाल दिया था वो ये थी कि वो बूढ़ा साफ तौर पर उसी की तरफ देख रहा था। फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला, बल्कि उसके होंठों के कोनों पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान छा गई। ओए, तू किससे बातें कर रहा है? कमीने, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह हुई कि ध्रुव को उस बूढ़े से बात करते देख तलवार संघ के उन तीनों सदस्यों के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए, मानो उनके चेहरों से खून ही निचोड़ लिया गया हो। क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ सामने खड़े इस इंसान से बात कर रहा हूँ? ध्रुव ने पास ही खड़े उस रहस्यमयी बूढ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। कौन इंसान? साले, तू सच में मरना चाहता है? उस चेचक के दाग वाले आदमी ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और वो ध्रुव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इसे छोड़ो, इस लड़के के दिमाग में कुछ खराबी आ गई है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, बाकी दोनों ने उसके कंधे पकड़े और उसे उसी रास्ते से वापस खींचने लगे जहां से वो आए थे। जी जी जी। लेकिन ठीक उसी वक्त चारों दिशाओं से कान फाड़ देने वाली एक बेहद अजीब सी आवाज आने लगी। वो आवाज बहुत ही अजीब और इतनी भयानक थी, मानो लाखों तड़पती हुई आत्माएं रो रही हों और अपने साथ हुए नाइंसाफी के लिए चीख रही हों। उसी समय ध्रुव ने हैरान होकर देखा कि उसके चारों तरफ बिखरी उन सफेद हड्डियों के ऊपर से एक गहरी हरी गैस निकलने लगी थी और वो खौफनाक चीखें उसी गैस के अंदर से आ रही थी। लेकिन जिस चीज ने ध्रुव की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी थी वो ये थी कि वो रहस्यमयी और डरावनी हरी गैस अब सीधा ध्रुव और उन तीनों आदमियों की तरफ ही तैरती हुई बढ़ रही थी। ध्रुव को जो रहस्यमयी बूढ़ा दिखाई दे रहा है वो तलवार संघ के आदमियों को क्यों नहीं दिखा? क्या वो बूढ़ा कोई इंसान है या इस मौत के कुएं की कोई खौफनाक आत्मा? और वो हरी गैस जो तड़पती हुई चीखें निकाल रही है वो अब ध्रुव का क्या हश्र करने वाली है? पूरा एपिसोड सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा नॉवल सीरीज ऐप।